हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड राइज। तो गाइज हमने एक सीरीज़ शुरू करी हुई है एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज़ की, जिसमें लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पेपर आया था, जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में करे थे और बाकी के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि a पहले चतुर्थांश में निहित है और 6 tan a इज इक्वल टू 5 है, तो 8 साइन ए माइनस 4 कोस ए अपॉन कोस ए प्लस 2 साइन ए का मान है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि त्रिकोणमिति का संबंध समकोण त्रिभुज से होता है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और हमें बताया है कि ए पहले चतुर्थांश में है। इसका मतलब है कि हमारी त्रिकोणमिति की 6 की 6 आइडेंटिटीज़, जो कि हैं साइन कोसटेन कोटसेक कोसेक, सारी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो हमें बताया गया है 6 tan a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें tan a का मान पता चल जाता है 5/6। अच्छा, a एंगल हम इसको लेते हैं, इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। tan a 5/6 आ गया है। tan a वैसे भुजाओं के आधार पे देखा जाए तो लंब बटे आधार होता है। तो अगर लंब 5 है तो आधार 6 हो जाएगा। लंब ये है 5 और आधार ये है। लंब ये क्यों है? क्योंकि जो जिस भी एंगल के बारे में बात करी जा रही हो, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और जो तीसरी भुजा बची वो आधार होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लंब और आधार हमें पता चल गए हैं। अब त्रिभुज का हमें विकर्ण पता करना है। वैसे इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी नहीं है विकर्ण पता करना, वो आपको आगे पता चल जाएगा क्यों ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। कर्ण कर्ण होता है अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 5×5 = 25 और 6 का वर्ग 36, दोनों को जोड़ के आता है 61। तो अंडर रूट 61 ये कर्ण हो गया इस समकोण त्रिभुज का। हमसे जो पूछा गया है उसमें साइन ए और कोस ए का जिक्र है। तो यानी हमें साइन ए और कोस ए के मान आसानी से पता चल जाएं, तो इसमें हम मान रख के इस क्वेश्चन का आंसर लेके आ सकते हैं। तीनों भुजाएं पता हैं हमें, तो साइन ए और कोस ए के मान आसानी से पता चल ही जाएंगे। साइन ए होता है भुजाओं के आधार पे लंब बटे कर्ण। लंब है 5, कर्ण है अंडर रूट 61। इसी तरह से कोस ए होता है आधार बटे कर्ण, यानी 6/√61। तो अब साइन ए और कोस ए के मान पता चल गए हैं, इसमें रख देते हैं, उत्तर आ जाएगा। अगले पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं थी। एट साइन ए माइनस 4 कोस ए अपॉन कोस ए प्लस 2 साइन ए इज इक्वल टू, मान रख देते हैं। साइन ए का मान 5/√61 माइनस 4 इंटू कोस ए का मान 6/√61 अपॉन कोस ए 6/√61 √61 प्लस 2 साइन ए का मान 5/√61। √61 ऊपर लेस से आएगा, नीचे लेस से आएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो √61 की इसलिए ज़रूरत नहीं थी, अभी भी कट ही गया है। आगे करते हैं। 8 इंटू 5 40 माइनस 4 इंटू 6 24 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू 5 10। 40 में से 24 गए 16 और
10 और 6 16, 1। तो हमारा उत्तर आ गया 1। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कैसे करा है? बताया गया कि ए पहले चतुर्थांश में है और 6 tan a बराबर 5 है। कैसे करा है देख लेते हैं दोबारा से। ए पहले चतुर्थांश में है और 6 tan a बराबर 5 है। पहले चतुर्थांश का मतलब है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। सारे पॉजिटिव होते हैं पहले चतुर्थांश में, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक सारे। 6 tan a इज इक्वल टू 5 से पता चलता है tan a इज इक्वल टू 5/6। tan a होता है लंब बटे आधार, अगर लंब 5 है तो आधार 6 हो गया। मान रख लिए, कर्ण पता कर लिया पाइथागोरस प्रमेय से। साइन ए और कोस ए की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए इसको करने के लिए। तो साइन ए लंब बटे कर्ण से 5/√61, कोस ए आधार बटे कर्ण से 6/√61 मान आ गए। अच्छा, ये जो मान हमें पता चले हैं वो एक टर्म होती है LAL/KKA। इससे साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, कोस ए आधार बटे कर्ण, टेन ए लंब बटे आधार, कोट ए टेन का उल्टा आधार बटे लंब, सेक ए कर्ण बटे आधार और कोसेक ए कर्ण बटे लंब। इस तरह से होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। इसी से ये मान पता चले हैं। साइन और कोस के मान इस में रख के आगे हमने कैलकुलेट कर दिया है इसको और हमारा उत्तर आ गया है 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 28% छूट देने के बाद वह 12% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। यदि अंकित मूल्य 224 है तो वस्तु की लागत मूल्य है। तो अंकित मूल्य 224 है, 224 पे 28% की छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ हो रहा है। यानी अगर लागत मूल्य 100 है तो 112% होगा वो अमाउंट जो 224 से 28% की छूट होने के बाद मिलता है। यानी 224 का 72%। तो 224 का जो 72% होगा वो उस अमाउंट का, यानी जो लागत मूल्य है x मान लेते हैं, उसका 112% होगा। इसको कैलकुलेट करना है। 100 से 100 ख़त्म, 112 से 224 2, तो x हमारा कितना आया है? 72 दूनी 144, तो 144 रुपये। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। देखो 224 अंकित मूल्य है, उस पर 28% की छूट दी, यानी 224 के 72% अमाउंट पे वो चीज़ बिकी है, जो कि लागत मूल्य का 112% है, क्योंकि 12% लाभ वो कमा रहा है उसमें। तो 224 का 72% उस लागत मूल्य यानी x का 112% है। कैलकुलेट करेंगे 144 रुपये उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin a और y बराबर 4 sin a माइनस 5 cos a है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है? तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर होगा 4 cos a प्लस 5 sin a का स्क्वायर, 4 cos a प्लस 5 sin a का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हमें खोलना है। इसमें क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी 4 cos a का स्क्वायर होगा 16 cos स्क्वायर a प्लस 5 sin a का स्क्वायर होगा 25 sin स्क्वायर a और प्लस 2ab, 2 गुणा 4 cos a इंटू 5 sin a, कितना होगा? 20 cos a sin a, cos a इंटू sin a।
इसी तरह से हम वाई स्क्वायर निकालेंगे। वाई स्क्वायर है 4 साइन ए माइनस 5 कोस ए का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे हम कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा इसमें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के हिसाब से इसको सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर यानी 16 साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी 25 कोस स्क्वायर ए और माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू 4 इंटू 5 40 साइन ए कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, जब हम इनको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आपस में जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं 40 कोस ए साइन ए प्लस का है इसमें, ये माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे और जो बच जाएंगे वो लिख लेते हैं 16 कोस स्क्वायर ए प्लस 25 साइन स्क्वायर ए प्लस 16 साइन स्क्वायर ए प्लस 25 कोस स्क्वायर ए। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। तो इसमें देखिए 16 कोस स्क्वायर ए और 16 साइन स्क्वायर ए जुड़े हैं। अगर इन दोनों में से 16 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो कि 1 होता है। तो 16 देखो 16 कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इधर से हम 25 साइन स्क्वायर ए प्लस 25 कोस स्क्वायर ए से 25 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो टोटल कितने हो गए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये भी है और ये भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ही है। तो 25 और 16 41 41 और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 41। तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हमारा। कैसे करा है, एक्स दे दिया है कुछ 4 कोस ए प्लस 5 साइन ए, वाई दे दिया गया है 4 साइन ए माइनस 5 कोस ए। पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। एक्स स्क्वायर हमने पता कर लिया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इनका सूत्र खोल लिया है। वाई स्क्वायर भी हमने पता कर लिया है। दोनों को जोड़ देंगे, इसमें प्लस का 2ab इसमें माइनस का 2ab दोनों सेम है तो कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे जब जोड़ेंगे तो बाकी बचेंगे 16 कोस स्क्वायर ए प्लस 25 साइन स्क्वायर ए प्लस 16 साइन स्क्वायर ए प्लस 25 कोस स्क्वायर ए। ये इसमें से 16 कॉमन आएगा, इन दोनों में से 25 कॉमन आएगा। ब्रैकेट्स के अंदर बचेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये एक होता है, ये 16 बचेगा। 25 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ये एक होता है, ये 25 बचेगा। 16 और 25 41, तो 41 हमारा उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि एक्स वाई जेड 3 पूर्णांक हैं और एक्स प्लस वाई 8, वाई प्लस जेड बराबर 13 और जेड प्लस एक्स बराबर 17 है, तब एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड का मान है। तो 3 वेरिएबल हैं और 3 ही समीकरण हैं, तो तीनों के मान निकल जाएंगे। सबसे पहले हम तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो बराबर के, देखिए इसमें जोड़ने में क्या होगा कि बराबर के जो लेफ़्ट साइड के हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और राइट साइड के हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। तीनों समीकरण लिख लेता हूँ मैं। x प्लस वाई दिया है 8, y प्लस जेड दिया है 13 और z प्लस x दिया है 17। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का 2 गुना आएगा, क्योंकि दो बार जुड़ेंगे, x x y y z z, तो दो बार जुड़ गए तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और बराबर के राइट हैंड साइड में कितना होगा जुड़ के, 13, 8 और 13 21, 21 और 17 38। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, 19 होगा। 2 से भाग हो जाएगा ना 38 में, तो 19 होगा। अब हमें x का मान पता करना है तो y प्लस जेड का रख लेते हैं इसमें 13, तो x का पता चल जाएगा। y प्लस जेड का 13 मान रखेंगे तो x 6 आएगा। y का मान पता करना है तो x प्लस जेड रख लेंगे, x प्लस जेड 17 है तो y का मान 2 आ जाएगा। और z का अगर पता करना है तो x प्लस वाई का मान रख लेंगे 8,
19 में से 8 माइनस होके 11 आएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड के हमें तीनों के मान पता चल गए हैं। अब हम इसमें रख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड में मान रख देते हैं। एक्स स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, वाई जेड 2 इंटू 11, 2 से 18 हो गया, तो 18/11 यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो भाई बोला गया है 3 पूर्णांक हैं, यानी 1/2 2/3 ऐसा कुछ नहीं है, पूर्णांक है, पूरे पूरे अंक हैं, 1 2 3 4 जैसे होते हैं। x प्लस वाई 8 के बराबर दिया है, y प्लस जेड 13 के बराबर और z प्लस एक्स 17 के बराबर दिया है। 3 समीकरण दी गई हैं, 3 ही वेरिएबल दिए गए हैं, तो आसानी से इस तरह से निकल गए। एक्स वाई जेड के मान पता चल गए हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड में इसके मान रख दिए और कैलकुलेट करके 18/11 आ गया। मान निकालने के लिए हमने करा सिर्फ इतना है कि तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ दिया है। लेफ्ट हैंड साइड वाले आपस में जुड़ जाएंगे, राइट हैंड साइड वाले आपस में जुड़ जाएंगे, तो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स वाले सब जुड़ गए। ये डबल डबल जुड़ रहे हैं तो 2 कॉमन हमने ले लिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19। इससे अगर हमें x का, देखो x का मान अगर पता करना है तो y प्लस जेड का हमें पता है 13 होता है, तो x का मान होगा 19 में से 13 माइनस करके 6। y का पता करना है तो x प्लस जेड का मान रख के निकाल लेंगे 2, और z का पता करना है तो x प्लस वाई का मान निकाल के कर लेंगे, इसको 11 आ जाएगा, मान रख के कैलकुलेट करके उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है और एक्स वाई 45 है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या है? इस सवाल को करने के लिए हमें पता होना चाहिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या है। तो देख लेते हैं एक बार, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, हमें ये चीज़ पता है, एक्स माइनस वाई पता है 4 है, ये चीज़ पता है 45 है, लेकिन ये नहीं पता है, तो हमें इसको पता करना पड़ेगा अब। ठीक है, इसको पता करते हैं, इधर कर लेते हैं। हमें एक समीकरण पता है एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा हमें, तो कर लेते हैं। चलिए दोनों तरफ का वर्ग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें पता करना है, इसको एक तरफ रख लेते हैं, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ। 16 प्लस 2 इंटू एक्स वाई है, एक्स वाई 45 है तो 2 इंटू एक्स वाई हो जाएगा 90, तो कितना हो गया ये 106। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हमें पता चल गया है, तो अब हम इसमें मान रख देते हैं, ये 4 था, ब्रैकेट के अंदर 106 आ गया प्लस एक्स वाई 45 बराबर 4 इंटू 106 और 45 आपस में जुड़ के आएगा 151, 151 चौके 604, तो 604 हमारा उत्तर आ जाता है इसका। देखिए हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का हमें सूत्र पहले तो पता होना चाहिए, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमें ये चीज़ दे रखी है, एक्स माइनस वाई दे रखा है, एक्स वाई भी दे रखा है, लेकिन ये चीज़ हमें पता करनी पड़ेगी। ये चीज़ हम इस समीकरण से पता कर सकते हैं, इस समीकरण का अगर हम वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ का, तो ये हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें मिल गया है 106। अब तीनों चीज़ों का हमें पता चल गया है, मान रख देते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो 604 उत्तर आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक व्यक्ति अपने लागत मूल्य से 10% कम पर एक वस्तु बेचता है, अगर वह इसे 332 रुपये में बेच देता, 332 रुपये ज़्यादा में, यहाँ पे 332 रुपये ज़्यादा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है रुपये 332 मोर।
तो यानी जितने में बेची है उससे 332 रुपये ज़्यादा में बेच देता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या है? मूल विक्रय मूल्य मतलब जितने में वो पहले बिकी थी 10% हानि पे। तो 100% की चीज़ है, 10% कम पे बिकी है तो यानी 90% पे, और 332 रुपये और एक्स्ट्रा लगा देते, 332 रुपये और ज़्यादा में अगर महंगी बेचता वो, तो 120% पे बिक जाती, यानी 20% लाभ पे। तो कितना अंतर है परसेंटेज में? जो डिफरेंस है वो 30 है, 30। तो 30% जो रुपयों में है वो 332 है। हमसे पूछा है मूल विक्रय मूल्य, यानी ये 90%, ये 90% पूछा है। 30 पता चल गया तो 90 कितना होगा? 3 गुना ही होगा। परसेंटेज में अगर 3 गुना है तो रुपयों में भी 3 गुना होगा। तो 332 गुणा 3 कितना होगा? 996 रुपीज़। ऑप्शन बी यही है, यानी 996 रुपये में बिकी थी वो 10% जब कम पे बेचा था। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। भाई 100 की चीज़ें 90 में बेच रहा है, लेकिन अगर 332 रुपये और एक्स्ट्रा महंगी बेचता तो 20% का लाभ होता है, यानी 120 की बिक जाती। डिफरेंस परसेंटेज का 30 है और रुपयों का 332 है, मतलब 30% 332 के बराबर है। मूल विक्रय मूल्य पूछा है यानी 90%, इसी पे तो बेची थी उसने सबसे पहले, तो 90% आ गया हमारा 332 का 3 गुना, 996 रुपये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, तो इसका मान ज्ञात करो। चिन्ह पलटने, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। 42, माइनस की जगह प्लस रखना है 12, गुणा की जगह भाग रखना है 3, प्लस की जगह माइनस है, भाग की जगह गुणा है, और प्लस की जगह माइनस दोबारा से 15। अंक तो वही रखने हैं सेम, 8 भाग 2, माइनस की जगह प्लस 4, प्लस की जगह -9, भाग की जगह गुणा 3। सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होती है, फिर माइनस प्लस होते हैं। माइनस प्लस में से कोई भी कर लीजिए। तो जो भाग होगा 3 चौके 12, 42 में 4 जुड़ेंगे तो 46 आएगा, -8 दूनी 16, -15 बटे 8 को भाग दिया है 2 से, 4 प्लस 4 -9 थी 27। कितना आएगा ऊपर? 46 में से 16 गए 30, 30 में से 15 गए 15, तो 15 अपॉन 4 और 4 8, 27 में से 8 गए 19, वो भी माइनस का आएगा। तो उत्तर हमारा -15/19, ये ऑप्शन बी। सिंपल सा है, सिर्फ चिन्ह पलटने हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि संख्या, ये संख्या 1005, और ये खाली जगह है, ये गुणा नहीं है, खाली जगह है, ये 4 8 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा। 8 से विभाजित होने के लिए कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक से बता देता हूँ। 2 से अगर किसी संख्या को भाग देना है, पूरी तरह से डिवाइड करना है, पूरी तरह से भाग करना है, तो उसके लास्ट में ऐसी संख्या होनी चाहिए, एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो 2 से कट जाए, तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इसी तरह से अगर 4 से, जो कि 2 का वर्ग होता है, 4 से अगर किसी संख्या को देखना है कि ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है या नहीं है, तो उसके लास्ट के 2 अंक 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए। या तो लास्ट में, हाँ, लास्ट में 2 अंक 4 से विभाजित हो जाने चाहिए, अगर संख्या 1 अंक से ज़्यादा की है तो। ठीक है, और उसी तरह से 8 से विभाजित है या नहीं है ये देखने के लिए, जो कि 8 2 का घन है, तो लास्ट के 3 डिजिट हमें देखने होंगे कि
8 से विभाजित हो जाते हैं या नहीं। उससे आगे कितने भी डिजिट हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी कम्प्लीटली। तो हमें इस संख्या के बारे में देखना है कि ये 8 से विभाजित है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। यानी ऐसा कोई नंबर जो कि 5 और 4 के बीच में आए और वो पूरी संख्या 8 से कट जाए, क्योंकि 8 से इसको तो डिवाइड करेंगे नहीं हम कम्प्लीटली पूरे को, है ना। चलो इस क्वेश्चन में ऐसी इजी सी संख्या दे दी हमें, लेकिन अगर कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव दे दी जाए तो हमें पूरी को भाग करके नहीं देखना है, हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं कि 8 से पूरी तरह कट जाते हैं या नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन भी दिए हैं, वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सबसे छोटा अंक 0 रख के देखते हैं, तो 504 को देखते हैं 8 से डिवाइड करके। 8 से 48, 2 4 8 3 24, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो यानी 0 0 वो सबसे छोटा पूर्णांक है जो x की जगह रखेंगे तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैंने बताया है, दोबारा से दोहरा देता हूँ, किसी भी संख्या को अगर देखना है कि वो 2 से डिवाइड हो जाती है या नहीं, तो उसके लास्ट के डिजिट को देखते हैं कि वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं। पूरी संख्या को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कट जाती है वो संख्या। अगर 4 से बोला जाए कि 4 से देखना है, तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। अगर एक डिजिट से ज़्यादा की संख्या है, क्योंकि अगर खाली हमें दे दिया जाए 8 तो ये एक डिजिट की है, लेकिन हमें इसमें लास्ट के 2 अंक नहीं देखने हैं कि 4 से कटेंगे या नहीं। समझ रहे हो? तो डिजिट ज़्यादा होने चाहिए, तब ये कंडीशन हम 100% सत्य मानते हैं। तो 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं 4 से डिवाइड करके। अगर पूरी तरह से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर बात आती है 8 से काटने की, तो फिर लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने 0 रख के देख लिया, 504 कट जाती है 8 से, तो कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 4,300 रुपये साधारण ब्याज पर 2 साल में 4,644 हो जाता है। साधारण ब्याज पर मूलधन ज्ञात कीजिए जो समान ब्याज दर पर 5 वर्षों में 10,104 हो जाएगा। देखिए 4,300 रुपये 4,644 हो जाते हैं 2 साल में, तो कितना ब्याज लगा होगा? कितने बढ़े हैं? 344। तो अगर 2 साल में 344 बढ़े हैं 2 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 1 साल में बढ़ा होगा इसका आधा, 2 से डिवाइड करेंगे, 172 रुपये। यानी 1 साल में 172 रुपये ब्याज लग रहा है 4,300 रुपयों पे। तो दर निकाल लेंगे, 172 4,300 का कितना प्रतिशत होती है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 43 चौके 172, तो 4% है दर। 4% दर के हिसाब से साधारण ब्याज पे पैसा बढ़ रहा है। तो हमें उस मूलधन को ज्ञात करने के लिए बोला है जो इसी ब्याज पे, इसी ब्याज दर पे 4% वाली पे ही 5 वर्षों में 10,104 हो जाएगा। अगर 1 साल में 4% बढ़ रहा है तो 5 साल में 20% बढ़ जाएगा। साधारण ब्याज की बात है ये। 1 साल में 4% अगर बढ़ रहा है तो 5 साल में 20% हो जाएगा। 4% का 5 गुना। यानी हमें वो अमाउंट ज्ञात करना है जिसका 120% 10,104 है। तो अगर 120% 10,104 है तो 100% कितना होगा? 104 गुणा 100 बटे 120। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 12 से इसको डिवाइड करते हैं, 12 अट्ठे 96, 5 जीरो 12 चौके 48, 2 12 दूनी 24, गुणा 10 है 842 में 8,420 रुपये। तो ये है वो अमाउंट
8,420 रुपये है, जिस पे 5 साल तक अगर 4% वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाए तो अमाउंट 10,104 हो जाता है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। 2 साल में हमें इन दोनों अमाउंट को देखने के बाद पता चला कि 2 साल में जो ब्याज लगा है वो 344 रुपये है। तो 1 साल में 172 रुपये होगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो समान एक समान रूप से बढ़ता है। तो हमें वो मूलधन बताना है जो इसी दर पे यानी 4% ब्याज दर पे ही 5 साल में 10,104 रुपये हो जाए। तो अगर 1 साल में 4% की का ब्याज लग रहा है तो 5 साल में 20% का लगेगा। यानी हमें वो अमाउंट पता करना है जिसका 120% 10,104 रुपये है। तो कैलकुलेट करके 8,420। ठीक है, सवाल कंप्लीट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए, बी और सी एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि केंद्र ओ पर जीवा ए बी और ए सी द्वारा बनाए गए कोण क्रमशः 110 डिग्री और 130 डिग्री हैं। तब कोण बी ए सी का मान क्या है? एक वृत्त बना लेते हैं, जैसा भी बनाया। बिंदु रख देते हैं ए बी सी। अब हमें ये इसका केंद्र है। अब हमें बोला है कि जीवा ए बी और ए सी द्वारा बनाए गए कोण हैं। तो जीवा ए बी, ये है जीवा ए बी, इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है 110 डिग्री। ये 110 डिग्री है। फिर बताया है कि ए सी द्वारा, ए सी के द्वारा यानी इसके द्वारा भी कोण बनाया है। कितना है? 130 डिग्री। ये जीवा है या चाप है, सेम ही, मतलब जीवा के द्वारा बने या चाप के द्वारा बने, सेम ही बात है। तो पूछा है हमसे कोण बी ए सी यानी बी ए सी, ये वाला पूछा है, ये वाला कोण पूछा है। इस वाले कोण को बताने के लिए हमें ये कोण पता होना चाहिए। फिर एक संबंध होता है इसमें और इसमें, वो भी बताऊंगा। अच्छा, ये पूरा जो सर्कल होता है वो जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में 110 डिग्री यहाँ है, 130 डिग्री यहाँ है, तो टोटल कितने हैं? 240 डिग्री। यहाँ पे बचे कितने? 120 डिग्री। अब एक संबंध होता है कि किसी चाप या जीवा के द्वारा केंद्र पे बना कोण उसके द्वारा वृत्त पे बने हुए कोण का दोगुना होता है। यानी ये जो 120 डिग्री है ये इसका डबल है, इसका दोगुना है। तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री। यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन सी। एक और बार बता देता हूँ। कोई वृत्त है जिस पे 3 बिंदु हैं ए बी सी, इस प्रकार से हैं कि ए बी जो जीवा है या ए बी जो चाप है वो केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बना रहा है और ए सी है वो 130 डिग्री बना रहा है। तो हमसे पूछा है कोण बी ए सी का मान। ये जो पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में 110 डिग्री यहाँ है, 130 डिग्री इधर है, तो टोटल 240 डिग्री हो गए। अब 360 कंप्लीट करने के लिए बचे हैं 120 डिग्री। तो कोण बी ओ सी, ये केंद्र है ओ, बी ओ सी 120 डिग्री हो गया। बी ए सी पूछा है, बी ओ सी पे जो कोण बना है वो बी ए सी का डबल है, दोगुना है, क्योंकि ये एक थ्योरम होती है कि किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त पे बने हुए कोण का दोगुना होता है। तो अगर 120 डिग्री इसका दोगुना है तो ये 60 डिग्री होगा। इसी तरह से हमारा उत्तर आ गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 24 दिनों, 15 दिनों और 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने काम शुरू किया और 3 दिन तक काम किया और छोड़ दिया। 3 दिन तक काम करके बी और सी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य यानी बचा हुआ जो काम है वो पूरा करने के लिए अकेले ए को आवश्यक दिनों की संख्या क्या है? ए, बी और सी 3 लोग हैं। इन तीनों
के जो जिन तीनों को दिन लगते हैं किसी काम को करने के लिए, वो लगते हैं क्रमशः 24, 15 और 12 दिन। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि एक कॉमन सा काम कितने कितने दिनों में कर लेते हैं। 24, 15 और 12 का जो एलसीएम होता है वो होता है 24 और 15 का एलसीएम 120। 120 हो गया, यानी 120 काम है टोटल। अब इनकी एफिशिएंसी पता कर लेते हैं। देखिए 120 काम अगर 24 दिन में ए कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5। 24 पंजे 120। अगर बी 15 दिन में 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 8 काम। और सी करेगा इस हिसाब से 10 काम। यानी ए 5 काम करता है एक दिन में, बी 8 काम करता है और सी 10 काम करता है, तब जाके 120 काम हो पाते हैं इनसे अलग अलग अपने व्यक्तिगत दिनों में। तो बी और सी काम शुरू करते हैं। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 8 + 10, 3 दिन तक काम करा है। कितना काम कर लिया टोटल? 18 × 54, 54 काम कर लिया 120 में से इन दोनों ने, फिर काम छोड़ दिया। उसके बाद ए ने करा है बाकी सारा काम। कितना बचा है ए के लिए? ए के करने के लिए कितना काम बचा है? 120 में से 54 को माइनस करेंगे तो 66, तो 66 काम बचा है। ए एक दिन में करता है 5 काम, तो 66 काम कितने दिनों में करेगा, यही पता करना है। तो 13 सही 1/5 दिन। यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक और बार बता देता हूँ, किसी काम को ए 24 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 12 दिन में कर रहा है अकेले अकेले। एलसीएम से पता चल गया, मतलब निकाल लिया हमने आइडिया कि 120 काम है टोटल। 24 दिन में 120 काम कर रहा है ए, तो एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 8 काम करता है, सी एक दिन में 10 काम करता है। ये एफिशिएंसी है इनकी। बोला गया है बी और सी काम शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम किया और उसके बाद छोड़ दिया। तो 3 दिन में बी और सी ने कितना काम किया? एक दिन में 18 काम कर रहे हैं दोनों, 8 और 10 मिला के, तो 3 दिन में 54 काम करा, 54। बाकी बचा हुआ कितना काम? 66। ए कितने दिन में करेगा? अगर ए एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 66 काम कितने दिनों में करेगा? 13 सही 1/5 दिनों में। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें डीआई के क्वेश्चन नहीं करे हैं, बस बहुत इजी होता है, सिर्फ कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं होता। वो भी मैं आपको बता दूंगा किसी अलग वीडियो में बना के कभी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में फैलाइए इसको जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। मैं यही सीरीज़ शुरू कर दी है मैंने और इसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ, एसएससी सीजीएल के टियर 1 के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। आपने अगर तैयारी पहले करी हुई है तब तो और ज़्यादा, और नहीं करी है तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।